नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पहले का वो जीवंत इतिहास, वो समाज, वो बड़े बड़े साम्राज्य, उनके विचार आज हम तक पहुंचते कैसे हैं? ये सफर किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, सच में। इसमें इतिहासकार एक जासूस की तरह ही बिखरे हुए सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और तब जाके अतीत की एक पूरी तस्वीर तैयार होती है। तो चलिए, आज हम भी इसी रोमांचक खोज पर निकलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहासकार आखिर किन औजारों से अतीत के दरवाजे खोलते हैं। तो सवाल यही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जब समय की धूल सब कुछ ढक देती है, तो सच को बाहर कैसे निकाला जाए? अतीत की उस गहरी खामोशी को तोड़ने और उसकी आवाज को सुनने के लिए आखिर किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है? चलिए, एक एक करके इन उपकरणों की पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो हमारे इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इतिहास को फिर से लिखने की चुनौती है क्या। फिर हम पत्थर में तराशे गए उन सुराखों को देखेंगे जिन्हें पुरातत्व से जोड़ा जाता है। उसके बाद हम प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में उतरेंगे, फिर जानेंगे कि दूर देशों से आए यात्रियों का नजरिया क्या था, और आखिर में हम देखेंगे कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर इतिहास लिखा कैसे जाता है। और हाँ, अंत में एक फटाफट रिवीजन भी होगा। देखिए, प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण करना एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है। और इस पहेली के जो टुकड़े हैं, वो हमें दो मुख्य जगहों से मिलते हैं। एक तो है जमीन के नीचे दबे हुए भौतिक अवशेष, जिन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और दूसरे हैं प्राचीन ग्रंथ और लेख, यानी साहित्यिक स्रोत। तो कह सकते हैं कि हमारे पास अतीत को देखने के लिए दो मुख्य खिड़कियां हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो भौतिक चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे पत्थर पर लिखे लेख, पुराने सिक्के या फिर बड़े बड़े स्मारक। ये हमें उस जमाने के जीवन की सीधी सीधी जानकारी देते हैं। और दूसरी खिड़की है साहित्यिक स्रोत, मतलब लिखी हुई कहानियां, ग्रंथ और रिकॉर्ड्स, जो हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके विश्वासों और उनके समाज के बारे में बताते हैं। तो अब हम अपनी जांच के पहले हिस्से पर आते हैं, जो हमें अतीत के सबसे सीधे और सबसे ठोस सबूतों की ओर ले जाता है, पुरातात्विक स्रोत। ये वो सुराग हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह से मिटा नहीं सका। पत्थर और धातु पर उकेरे गए शब्द सदियों तक अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। इतिहासकारों के टूल किट में एक बहुत ही जरूरी औजार है पुरालेख शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। इसका मतलब है प्राचीन शिलालेखों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। जरा सोचिए, ये पत्थर या धातु पर लिखे गए ऐसे सीधे संदेश हैं जिनमें समय के साथ कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ये हमें अतीत की एक सच्ची झलक दिखाते हैं। और हाँ, ब्राह्मी और खरोष्टी जैसी लिपियों को पढ़ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक कामयाबी थी, जिसने हमें इन शिलालेखों को समझने की शक्ति। शिलालेखों का इतिहास भी देखिए, समय के साथ कैसे बदला। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पिपर हवा कलश लेख जैसे शुरुआती उदाहरणों से हमें पता चलता है कि लिखने की कला शुरू हो चुकी थी। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक आए और उन्होंने तो इसे एक पूरे भारत में फैली क्रांति में बदल दिया। और फिर करीब 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत के इस्तेमाल में एक नए दौर की शुरुआत करता है। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक वो पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर किया। उन्होंने इन्हें सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी प्रजा के साथ सीधे बात करने, अपनी नीतियों का प्रचार करने और राजकाज चलाने के एक शक्तिशाली माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया। उस जमाने के लिए ये वाकई एक अभूतपूर्व और बहुत दूर की सोच वाला कदम था। अशोक के शिलालेख अपने आप में एक पूरा खजाना है। वो विशाल मौर्य साम्राज्य के कोने कोने में, पहाड़ों पर, स्तंभों पर पाए गए। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ एक भाषा या एक लिपि में नहीं थे। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यहाँ तक कि ग्रीक और अरामी लिपियों का भी इस्तेमाल किया गया। और सबसे जरूरी बात, वो स्थानीय प्राकृत भाषाओं में थे, ताकि आम आदमी भी राजा का संदेश आसानी से समझ सके। ये शिलालेख हमें सीधे अशोक के मन और उसके शासन की आत्मा तक ले जाते हैं। कलिंग युद्ध की उस भयानक मारकाट ने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया था। उनका एक बहुत मशहूर कथन है जो उनकी सोच में आए इस गहरे बदलाव को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अब युद्ध के नगाड़े, यानी भेरी घोष की जगह नैतिकता और धर्म की आवाज, यानी धम्म घोष गूंजती है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक नए तरह के शासन का आधार थी। अशोक की जो धम्म नीति थी, वो सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित प्रशासनिक कार्यक्रम था।
उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए, जो पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाते थे। उन्होंने जानवरों के प्रति दया का आदेश दिया और अपने राज्याभिषेक के दिन कैदियों को रिहा करने की एक मानवीय प्रथा भी शुरू की। ये सब कुछ धम्म विजय यानी शस्त्रों से नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता से दिलों को जीतने के उनके बड़े लक्ष्य का हिस्सा था। अच्छा, अशोक के अलावा भी कई दूसरे पत्थर के सुराग हैं जो हमें इतिहास के अलग अलग पन्ने दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का बेसनगर स्तंभ शिलालेख। इसे एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म के सम्मान में बनवाया था। ये दो महान संस्कृतियों के मेल का एक अनोखा सबूत है। वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो एक प्रशस्ति है यानी राजा की तारीफ में लिखा गया है, हमें न सिर्फ सुदर्शन झील जैसे सार्वजनिक कामों की जानकारी देता है, बल्कि शास्त्रीय संस्कृत के शुरुआती इस्तेमाल को भी दिखाता है। और राबातक शिलालेख ने तो इतिहासकारों को शक्तिशाली कुषाण वंश की पूरी वंशावली समझने में बहुत बड़ी मदद की है। तो पत्थर के सुरागों से आगे बढ़कर अब हम अपनी खोज के दूसरे चरण में आते हैं, और ये है प्राचीन भारत के अंदर लिखे गए साहित्यिक कामों का विशाल संसार। अगर पत्थर हमें ये बताते हैं कि लोग क्या करते थे, तो साहित्य हमें ये बताता है कि वे क्या सोचते थे, क्या मानते थे और कैसी कैसी कहानियां सुनाते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य एक बहुत बड़े महासागर की तरह है। एक तरफ हैं वेद, पुराण और महाकाव्य जैसे ग्रंथ जो धार्मिक विश्वासों, दर्शन और सामाजिक नियमों की गहराई में उतरते हैं। इनमें ऐतिहासिक तथ्य अक्सर पौराणिक कथाओं और राजाओं की वंशावलियों में लिपटे हुए मिलते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे ग्रंथ भी हैं जो शासन कला, कानून और घटनाओं का ज्यादा व्यवस्थित रिकॉर्ड देते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और बहुत बाद के समय में कल्हण की राजतरंगिणी जैसे क्षेत्रीय इतिहास। और जब बात इतिहास लिखने की आती है, तो राजतरंगिणी को अक्सर भारतीय इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये सिर्फ घटनाओं को एक जगह इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये इतिहास को एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक नज़र से देखने की एक सचेत कोशिश है, जो अपने समय से बहुत आगे थी। 12वीं सदी में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की, जो कश्मीर का एक बहुत ही विस्तृत और क्रमबद्ध इतिहास हमारे सामने रखती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लेखक ने घटनाओं को समय के हिसाब से यानी कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की कोशिश की। ये ग्रंथ सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये शासन के नैतिक पहलुओं पर भी गहराई से सोचता है कि कौन सा राजा सफल हुआ और क्यों, और कौन असफल रहा और क्यों। लिखे हुए शब्दों के अलावा हमें इतिहास की उस धारा को भी नहीं भूलना चाहिए जो मौखिक रूप से यानी बोलकर बहती रही। लोक कथाएं, गीत और महाकाव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाए जाते रहें। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उन समुदायों की सामूहिक यादें, उनके सांस्कृतिक मूल्य और दुनिया को देखने का नजरिया सहेज कर रखती हैं, जिनकी शायद अपनी कोई लिखने की परंपरा नहीं थी। अब तक हमने भारत को पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से यानी अंदर की नज़रों से देखा। चलिए अब एक बाहरी नज़र भी डालते हैं। विदेशी यात्रियों, विद्वानों और राजदूतों ने जो कुछ भी लिखा, वो हमें एक ऐसा नज़रिया देता है जो अक्सर उन बातों पर भी रोशनी डालता है जिन्हें स्थानीय लेखक शायद बहुत सामान्य मानकर छोड़ देते थे। पुराने जमाने से ही यूनान, चीन और अरब जगत से यात्री भारत आते रहे। इनमें यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जैसे लोग थे, जिन्होंने मौर्य काल के पाटलिपुत्र और समाज का बहुत विस्तार से वर्णन किया, या फिर फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी बौद्ध भिक्षु जो ज्ञान की खोज में आए और उन्होंने उस समय के गुप्त और हर्ष के साम्राज्य का आंखों देखा हाल लिखा। उनके लिखे हुए विवरण बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो उन सामाजिक रीति रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी के पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं जिन्हें स्थानीय लेखक अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते। तो हमने शिलालेख देखे, ग्रंथ पढ़े और विदेशी विवरणों पर भी गौर किया, लेकिन एक इतिहासकार का असली काम तो अब शुरू होता है, और ये काम है इन सभी अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से उलट स्रोतों को एक साथ लाकर अतीत की एक विश्वसनीय और तर्कसंगत कहानी बनाना। देखिए, हर स्रोत की अपनी ताकत होती है और अपनी कुछ सीमाएं भी। शिलालेख हमें सीधे और सच्चे तथ्य देते हैं, लेकिन वे अक्सर सिर्फ शाही नजरिए को दिखाते हैं। साहित्यिक ग्रंथ हमें सांस्कृतिक गहराई और सामाजिक संदर्भ देते हैं, लेकिन उनमें लेखक का अपना झुकाव या बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की गुंजाइश हो सकती है। इसी तरह विदेशी विवरण एक बाहरी तटस्थ दृष्टिकोण दे सकते हैं, लेकिन वे सांस्कृतिक गलतफहमियों का शिकार भी हो सकते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। इतिहास सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है, ये व्याख्या करने की एक कला है।
एक भरोसेमंद कहानी बनाने के लिए एक इतिहासकार को इन सभी स्रोतों की एक दूसरे से पुष्टि करनी पड़ती है, उनकी कमजोरियों को समझना पड़ता है और फिर एक संतुलित नतीजे पर पहुंचना होता है। ये एक लगातार चलने वाला संवाद है, जहां हर नया सुराग कहानी को थोड़ा और साफ करता जाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये खंड उन खास बातों को संक्षेप में बताएगा जिन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर परीक्षा की तैयारी के नजरिए से। तो 3 मुख्य अवधारणाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, पुरालेख शास्त्र यानी शिलालेखों का अध्ययन। दूसरा, अशोक की धम्म विजय की नीति, मतलब धर्म के रास्ते से जीत हासिल करना। और तीसरा, संश्लेषण यानी अलग अलग तरह के स्रोतों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की ऐतिहासिक विधि। आइए कुछ महत्वपूर्ण समय बिंदुओं को भी याद कर लें। मौर्यकाल, खासकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जब अशोक के शिलालेखों ने इतिहास की नींव रखी। फिर 150 ईस्वी में रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख एक अहम बढ़ाव था। और फिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में कल्हण की राज तरंगिणी ने इतिहास लेखन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। अगर हम आज अतीत को समझने के लिए पत्थर के टुकड़ों, ताड़ के पत्तों और यात्रियों की डायरियों पर निर्भर हैं, तो जरा सोचिए आज के हमारे इस डिजिटल युग का कितना कुछ भविष्य के इतिहासकारों के हाथ नहीं लगेगा। हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स, हमारी डिलीट की गई फाइलें, हमारी निजी बातचीत, भविष्य हमें कैसे याद रखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।